फिर ढह गया एक पहाड़। नहीं उठा सका अपना बोझ, अपनी लुजलुजी हो चुकी देह को। घाटी में फिसलते चले गए अनाथ पत्थर। पेड़ों की आतें जमीन से निकल आईं, हवा में झूल गईं। कतार लंबी होती गई गाड़ियों की। व्यग्र यात्री उतर कर सकरी सड़क पर फेंकने लग गए दृष्टियों की स्पर्श रेखाएं। कब उठेगा मलबा? कितना समय लेगा बुलडोजर? मलबा जो कुछ ही क्षणों पहले पहाड़ था, यह पहाड़ का दुख है। देखो इसे अवश्य आसमानी आंखों से। सूंघो छिन्न मूल वनस्पतियों की गंध में, स्याह पड़ चुकी मिट्टी की मृतप्राय महक में। हो सके तो फिर मत कहना कभी दुखों का पहाड़। पहाड़ से बेहतर कोई नहीं जानता कि जब दुख टूटते हैं तो उनसे मलबा बनता है, पहाड़ नहीं। कहते हैं पूत के पांव पालने में दिखाई पड़ जाते हैं। पता नहीं सौम्य मालवीय के जन्म के समय कोई आकाशीय उद्घोषणा हुई या उन्होंने कविता की अपनी दुर्लभ विरासत में दाखिले की खुद कोई घोषणा की, क्योंकि मात्र 36 वर्ष की उम्र में वे कविता का महासागर पार कर चुके हैं। निश्चित रूप से इस नन्हे पौधे के वृक्ष बनने में जो कलम रोपी गई, उसमें कविता का बहुत पुराना खाद पानी पिता में श्रीयुत उमाकांत मालवीय और पिता यश मालवीय के काव्य संस्कारों का शामिल है। आज तो तकनीकी ने पौधों की नस्लों में मनचाहे नतीजे संभव कर दिए हैं। इस सारे प्रसंग में सौम्य मालवीय ने जिस तरह एक लंबे समय से हिंदी कविता में अपनी अलग पहचान बनाई है, कविता की दुनिया का ये सबसे मुश्किल काम है। 25 मई 1987 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में जन्मे सौम्य मालवीय कवि होने के अलावा समाजशास्त्री हैं। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के समाजशास्त्र विभाग से उन्होंने गणितीय ज्ञान के समाजशास्त्र पर पीएचडी की है। इसी विषय पर अंग्रेजी में उनका लेखन होता रहता है। दिल्ली विश्वविद्यालय के कई महाविद्यालयों में अध्यापन के बाद वे करीब 2 साल अहमदाबाद विश्वविद्यालय से संबद्ध रहे। आजकल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी के मानविकी एवं समाज विज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से सम्मानित सौम्य मालवीय का कविता संग्रह घर एक नामुमकिन जगह है बराबर चर्चा में है। आज मन के मौसम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर सौम्य मालवीय। कविता लेखन के साथ साथ सौम्य मालवीय कई और रचनात्मक प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम इनसे इनके कवि रूप पे चर्चा करेंगे। तो मन के मौसम में बहुत स्वागत है डॉक्टर सौम्य मालवीय, नमस्कार। जी नमस्कार नीलम जी। हाँ, आपने इतने प्रेम से और इतने स्नेह से ये इंट्रोडक्शन दिया। बहुत अच्छा लगा मुझे, आपने मुझसे संपर्क किया और आपसे बातचीत करने के प्रति मैं भी बहुत उत्सुक हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सौम्य पहले तो आपको बहुत बधाई आपके कविता संग्रह घर एक नामुमकिन जगह है की शानदार कविताओं के लिए। मैंने तो अपने सामान्य ज्ञान से आपको आपकी पारिवारिक काव्य परंपरा से जोड़ दिया, लेकिन आप खुद बताएं कविता लिखना आपने कब से शुरू किया? जी, कविता लिखना तो बहुत पहले ही शुरू हो गया था। स्कूल के दिनों से ही कविताएं लिखना शुरू किया मैंने जी, और उस समय मैं चित्र भी बनाता था काफी। तो मुझे याद पड़ता है कि मेरे पास एक ड्राइंग कॉपी थी जिसमें पूरी ड्राइंग कॉपी चित्रों से भरी हुई थी और कई सारे पन्नों पर मैंने कविताएं भी लिखी थी। जी। तो कविताएं लिखना तो बहुत पहले ही शुरू हो गया और मुझे इसमें कोई बहुत अनोखी बात भी नहीं लगती, क्योंकि मुझे लगता है कि बचपन में हम सारे ही लोग किसी न किसी कला से, चाहे वो नृत्य हो, चाहे वो कलाकारी, चित्र बनाना हो, बच्चे किसी न किसी कला के प्रति आकर्षित होते ही हैं। जी। और कोई ज़रूरी नहीं कि उसे कला मान करके करें, लेकिन अपना हाथ बहुत सारी चीज़ों पर आज़माते हैं। तो हुँ, कविता लिखना बहुत पहले ही शुरू हो गया था और घर में भी हमेशा से लोगों को कविता लिखते, सुनते, पढ़ते, कविताओं पर बात करते हमेशा सुना था। हुँ, तो कविता तो एक तरह से कह लीजिए कि
घर में वही ओढ़ना बिछाना वही था। हाँ, तो कविता काफी पहले आबो शुरू हुई। हवा में वही व्याप्त थी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सौम्य, आपके संग्रह पर चर्चा की शुरुआत हम जोशीमठ से करना चाहेंगे। जी डायनामाइट की थाप पर जोशीमठ की डूब की भविष्यवाणी का जो विस्तार कविता में हुआ है, सकल जी भारत के विभिन्न छोरों पर संभावित त्रासदियों का जो विराट कैनवस आपने जिस क्रम से जोड़कर खड़ा किया है, वो जी एक पहेली से कम जटिल नहीं है। और मेरे लिए तो मुश्किल ये है कि एक तरफ 36 साल के युवा की जोशीमठ है, तो दूसरी तरफ अब तक पढ़ी लिखी गई लंबी कविताओं की महान परंपरा और मुक्ति बोध की फैंटेसी सब जैसे बाढ़ के पानी की तरह उमड़ते चली आ रही हैं स्मृतियों में। जी अंधेरे में राम की शक्ति पूजा, रामदास, बलदेव खटिक, अधूरे सत्य ने पंथों को जन्म दिया, पंथ मठों में पथरा गए, मठों पर बिराजे मठाधीश, मठाधीशों के आगे बिछ गए अनुयायी। धर्मों ने इस तरह समय समय पर अपने हिस्से के सत्य तो कहे, पर अपनी आशंकाएं छुपा ले गए। गुरु का नहीं कहा हुआ सत्य अब उजागर हो चुका है। इस तरह लंबी कविता की परंपरा में जोशी मठ नए समय के सोच और सवालों के साथ सामने आती है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी, नीलम जी, मेरे लिए कविता लिखना हमेशा से मेरे शिक्षण और अध्यापन से जुड़ा हुआ एक काम रहा है। कम से कम स्कूल के बाद और आज जब मैं पढ़ाता हूँ, तो कविता लिखना मेरे लिए अध्यापन और शोध के विषयों से पूरी तरह से वाबस्ता रहा है। हम्म। मैं अहमदाबाद विश्वविद्यालय में जब पढ़ा रहा था, तो वहाँ एक स्टूडियो में, एक यूनिवर्सिटी के तहत एक स्टूडियो चलता था, हम्म। जिसका नाम एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज स्टूडियो था। तो वहाँ उसमें मैं बतौर शिक्षक की तरह पढ़ाता था, और मैं पढ़ाते हुए मुझे महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं जब हम पर्यावरण या जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों की बात कर रहे हैं, तो उन्हें वैज्ञानिक शब्दावली से निकालकर और एक ज्यादा ग्राह्य भाषा में पढ़ाने की और समझाने की जरूरत है, क्योंकि मध्य वर्ग का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी इन समस्याओं को या इस तरह के संकटों को कहीं दूर घटित होता हुआ देखता है। सही उसके बात। लिए अभी भी ये चीजें अनुभव का हिस्सा नहीं बन सकी हैं। हम्म। तो जोशी मठ पर उसी समय सोचना शुरू किया, हालांकि कविता के फॉर्म में नहीं, बल्कि जोशी मठ पर चर्चा हुई क्लासरूम में, क्योंकि उसी समय जोशी मठ में जमीन के धंसने की खबरें आ रही थी, हम्म। और जिस तरह से घर खाली करवाए जा रहे थे और त्रासदी जितनी विकराल थी, उसको लेकर के बच्चों के साथ चर्चा शुरू की। और उसी समय फिर ये भी लगा कि जोशीमठ केवल एक पारिस्थितिकीय संकट से ही नहीं जूझ रहा है। हम्म। इस ये संकट जो है, यह सभ्यता से भी जुड़ा हुआ है जी। और समाज से जुड़ा हुआ है। इसके 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 जो कोऑर्डिनेट्स हैं, वो कहीं दूर तक फैले हुए हैं। जी। तो अगर इसको कविता के फॉर्म में भी इस बात को रखा जाए, तो हम्म। शायद वो सारी चीजें जो कि अंग्रेजी में और अकादमिक ढंग से नहीं उभर कर आ रही हैं, शायद उन चीजों तक भी पहुंचा जा सके। तो कविता की शुरुआत वहां से हुई, जोशीमठ की, और उसके बाद फिर मैं हिमाचल आ गया, आईआईटी मंडी में पढ़ाने लगा, और यहाँ भी वैसी ही सारी संकट, वैसे ही सारे घटनाएं सामने आ रही थी। तो कविता एक तरह से विस्तार पाती गई, और हम्म। मुझे बड़ा आश्चर्य भी हुआ जब ये कविता प्रकाशित हुई कि मुझे बहुत सारे लोगों ने हिमाचल से और उत्तराखंड से और सामान्य गांव के लोगों ने फोन करके कहा कि ये मैंने कहीं ना कहीं उनका संकट लिख दिया है यहाँ पर, जो वे हम्म। कहना चाह रहे थे। तो एक तरह जी। से मैं अभिभूत भी हुआ इस बात से, और यह भी एहसास हुआ कि जो सामान्य लोग हैं, जो कि ऐसे फ्रंटियर्स पर हैं जहाँ की इस तरह के संकट फैल रहे हैं, घटित हो रहे हैं, उनके पास शायद अकादमिकों और वैज्ञानिकों से ज्यादा सूक्ष्म और संवेदनात्मक समझ है कि किस तरह का संकट है ये, और जी। इससे किस तरह से निपटना चाहिए। तो हम्म। जोशीमठ की कवि यहीं से शुरू हुई। और अगर आप कविता का विन्यास देखेंगे, तो उसमें एक तरह की कथात्मकता भी है। जी। और ये जाहिर सी बात है कि जो हिंदी की लंबी कविताएं जिनका आपने जिक्र किया, हम्म। उनको पढ़ते हुए इस कथा तत्व की तरफ मेरा आकर्षण, मेरा झुकाव बना।
पर साथ ही इस कथा तत्व की कविता में जो व्याप्ति है वह वो मुझे अपने चाचा जो हैं अंशु मालवीय, हुँ, उनकी कविताओं में भी बहुत मुखर और प्रकट रूप से आती है। और कहीं न कहीं वो प्रभाव भी रहा, और उनकी भी बहुत सारी लंबी और इस विन्यास की कविताएँ हैं। हुँ, तो ज़ाहिर है कि जिन कविताओं का आपने ज़िक्र किया, उनकी भी कहीं न कहीं प्रेरणा रही, और चाचा की भी कुछ कविताएँ ऐसी रहीं जिनसे मैं हमेशा से मुतासिर रहा, तो उसकी भी कहीं न कहीं छाप है इस पे। हुँ, और उसके साथ मेरा अध्यापक, मेरा एक शिक्षक के तौर पर मेरा अनुभव, और जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों पर एक अलग ढंग से विचार करने की जो बेचैनी है, लिखने की जो बेचैनी है, वो कहीं न कहीं जी। कविता में झलक कर आई है। जी, जी। हाँ, जी, बहुत तरह के अनुभव और बहुत तरह के प्रभावों का समावेश तो इसमें लगता है, लेकिन जो एक जी, कवि की अपनी दृष्टि होती है, एक जी, जो मौलिकता है, जी। वही इसका ख़ास आकर्षण है। जी, जी। बिल्कुल, अच्छ ये मौलिकता जो है, ये इस दृष्टि को अगर आप देखेंगे, तो जैसे अंग्रेजी में जब हम पर्यावरण विमर्श करते हैं, तो उसका दायरा बहुत ही सीमित होता है। हुँ, और जब हम उसे भोग रहे होते हैं, या भारतीय भाषाओं में, लोक भाषाओं में जिस तरह से इस संकट को महसूस किया गया है, उसकी गहराई कहीं अधिक है। और आप उसे देखिए कि वो समाज से, जाति से, संस्कृति से और बहुत सारे अन्य पहलुओं से किस तरह से पर्यावरण का संकट जुड़ता है। तो इस कविता को लिखने से पहले कह लीजिए कि बहुत साल मन में पकती रही, घुमड़ती रही, हुँ, जी, और उसके बाद फिर ये अ, मतलब इन्फ्लुएंसेस और प्रभावों की बात करना तो एक तरफ हो जाता है, लेकिन ये अपना एक तरह से कह लीजिए कि फॉर्म लेकर के प्रकट हुई मन में, जी, और फिर धीमे-धीमे मैं इसे लिखता गया। जी, जी। ये होमवर्क तो इसके लिए बहुत ज़रूरी था। जी। जी, अच्छा, सौम्य शिल्प में आपने बहुत तरह के प्रयोग किए हैं। छोटी और लंबी दोनों तरह की कविताएँ हैं आपके खाते में। जी, लेकिन संरचना से पहले मैं बात करना चाहूँगी आपकी भाषा के बारे में। जी, देशज हिंदी शब्दों से लेकर फ़ारसी और उर्दू के शब्दों की जो रवानगी प्रचुर मात्रा में है, उसके पीछे की क्या कहानी है? यहाँ तक कि अपनी बेटी चिया को भी आपने बड़ी खूबसूरती से दीक्षित किया है। उर्दू के स्कूल गए कविता में अच्छे जी। भले अलिफ होते थे, हुँ, बे पे ते पे झूल गए, हुँ, से ने ऐसा रोका रास्ता, उर्दू के स्कूल गए। तो कुछ जी। इसके बारे में बताइए? जी, कविताओं में जैसे मैं खुद कविता जब लिखता हूँ, तो मैं कविता को एक तरह के संग्रहालय की तरह भी देखता हूँ, जी। जहाँ ऐसे शब्दों को संजोया जा सके, सुरक्षित किया जा सके, जो हुँ। अब या तो इस्तेमाल से बाहर जा चुके हैं, हाँ, ये या बहुत ज़रूरत है, बहुत अब बड़ी इस ज़रूरत है। या अब इस्तेमाल में कम रहते हैं। जी, जी। तो कविता लिखने के लिए आपको अपनी भाषा के प्रति और तमाम और भाषाओं के प्रति भी एक तरह का कौतूहल, एक तरह का वंडर आपके मन में होना चाहिए। हुँ, और मैं जब भी कोई नया शब्द सुनता हूँ, और वह जिस तरह से किसी छुपे हुए अनुभव को आलोकित कर देता है, हुँ। वह इतना खूबसूरत अनुभव होता है कि उस शब्द में ही अपने आप में पूरी कविता निहित होती है। जी। तो इसीलिए शब्दों का तरह-तरह का इस्तेमाल कविता में रहता है। उर्दू मैंने सीखी है। मैं चाहता था कि किसी भाषा को अगर मैं बरत रहा हूँ अपनी कविता में, तो उसकी समझ मुझे सतही नहीं होनी चाहिए। उसके भीतर तक बैठ कर के उसे समझना चाहिए। जी। तो उर्दू मैंने सीखना शुरू किया था, हुँ, और चूँकि खुद भी उर्दू सीखी और उर्दिस उर्दू से जुड़ाव बना रहे, इसलिए मैं अपनी बेटी को भी सिखा रहा था। हुँ, हुँ, और उसी दरमियान ये कविता हुई, जिसका आपने अभी ज़िक्र किया कि उसमें उर्दू के जो हुरूफ हैं, हुँ, उनको किस तरह से अपनी बच्ची से को परिचित कराया जा सके। हुँ। तो उन्हीं अक्षरों को लेकर के एक कविता बुनी थी। हरी भरी हो गई तबीयत रहते थे सूखे सूखे मौसम ने हौले से फेरी चेहरे पे दो चश्मी है नस्तलीक के मोती बिखरे बोले बहार को और रुक जा मन की क्यारी पर दीवाना बनकर इतराया हमजा धीमे धीमे उर्दू आई ताक धिना दिन धिन दिन ना
जब हुआ ज्यादा लगा दिया नून गुन्ना, उड़ते फिरते हैं गलियों में, अब इसको उसको समझाते, हल्के में मत लेना, उर्दू आती है आते आते, भाई आती है आते आते। तो कविताओं में चाहे वो फारसी के शब्द हों, चाहे संस्कृतनिष्ठ शब्दावली हो, चाहे देशज शब्द हों, मुझे बहुत लुभाते हैं, बहुत आकर्षित करते हैं शब्दों की ध्वनि, उनका स्वर। और मुझे लगता है कि उन्हें कविता में अगर आप ठीक से रख भर दें तो अपने आप में कविता पूरी हो जाती है। सही बात है जी। जी। अच्छा, सो हमें दुख, पीड़ा और सह अनुभूति का एहसास कला में गहराई का एक बहुत पुराना पैमाना रहा है, और जी। इससे जुड़ी आपकी 3 कविताओं का जिक्र करना चाहूंगी। असम जी। में बेघर हुए लोगों की तकलीफ पर घर एक नामुमकिन जगह है, पहाड़ जी। के दुख, और तीसरी कविता वो दुख मेरा है, वो कविता मेरी है। कुछ जी। जी। बताएं इन कविताओं के बारे में। आ, देखिए, मुझे अभी आपने सवाल पूछा तो मुझे भवानी प्रसाद मिश्र जी की एक पुरानी कविता याद आई, जिसकी पंक्ति मुझे ठीक ठीक याद नहीं आ रही है, लेकिन उसमें कुछ इस तरह का वाक्य आता है कि कब तक बैठे रहोगे तुम रत्ती भर दुख का नशा किए। और ये जो दुख, बहुत बहुत हाँ, शानदार है भाई, उनका हाँ, तो हाँ, कोई जोड़ ही नहीं है। जी। तो दुख एक ऐसा शब्द है, आप गालिब से ले लीजिए या हम्म, कहीं से भी, उसका वितान इतना बड़ा है कि आप वो लौट लौट करके आपके पास आता है और आपसे मांग करता है कि मुझ पर कुछ लिखो। हम्म, तो जब आपने जिन 3 कविताओं का जिक्र किया, अगर उनका अलग अलग जी एक जी, बार चर्चा कर लें, हाँ तो जैसे पहाड़ वाली कविता का आपने जिक्र किया, और यहाँ पर जहाँ मैं रहता हूँ, आईआईटी मंडी में, या मंडी में, हिमाचल में, अक्सर आप भूस्खलन और लैंडस्लाइड्स, इनकी बातें सुनते रहते हैं। जी, और मुझे लग रहा था वही बात जो जोशीमठ के संदर्भ में मैं कह रहा था, हम्म, कि एक हो गया कि हम इसे एक पर्यावरणीय संकट की तरह देखें, हम्म, और दूसरा हो गया कि इसे हम एक पहाड़ के दुख की तरह देखें। हम्म, यदि संकट की तरह देखेंगे तो हम एक तरह के समस्यावाद में फंस जाते हैं कि सुपरफिशियल। हाँ, कि अब हमें इसका कोई ना कोई सल्यूशन चाहिए, इसका हम्म, कोई ना कोई समाधान चाहिए, और फिर वह समाधान भी हमारे लिए किसी न किसी किस्म की समस्या खड़ी कर देते हैं। जी, तो जब हम उसे दुख की तरह देखते हैं तो हम इसे ज्यादा निजी बना देते हैं, जैसे ये वही, पहाड़ की एक व्यक्तिगत, एक वैयक्तिक एक संकट है अपनेपन पहाड़ का का। जुड़ाव हो जाता है हाँ, उसके साथ। और उसके बाद जब हम इसे देखते हैं तो फिर हमारी दृष्टि, हमारा उसे देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। जी, तो यहाँ पर ये जो एक मेटाफर था कि जब हम दुखों का पहाड़ कहते हैं, हम्म, लेकिन जब आप पहाड़ों को देखिए तो जब पहाड़ टूटते हैं हम्म, तो उससे पहाड़ नहीं, मलबा तैयार होता है। तो जी, पहाड़ तो इतना उदात्त रूपक है कि दुखों का पहाड़ कहना मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, और हम्म, इसीलिए कविता इस तरफ बढ़ती हुई चली गई। ये दुख और पहाड़ के दुख के साथ संवाद करती हुई कविता है। वैसे ही असम में जो लोग बेघर हुए, उनकी बेघरी को भी हम तमाम तरह से देख सकते हैं, माइग्रेशन की दृष्टि से देख सकते हैं, राष्ट्र की जरूरतों के खांचे के अंतर्गत देख सकते हैं, धर्म के पैमाने होते हैं, राजनीति के पैमाने होते हैं। लेकिन अगर आप केवल संवेदना के स्तर पे देखें तो वे लोग जिन्होंने बरसों बरस चीजें जुटा करके अपनी गृहस्थी बनाई, किसी जगह को आबाद किया, वह चाहे जिस भी वजह से अपनी जमीन से दाखिल किए जाएं, वह एक बहुत ही कारुणिक किस्म की घटना है, जैसा कि आज हम गजा में भी देख रहे हैं। हम्म, तो ये एक ऐसी चीज है जो कि केवल हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम मुल्कों में, तमाम जगहों पर लोग इस तरह की संकट से दो चार हो रहे हैं। और उसे हम मेरे मन में ये पंक्ति कौंधती रही कि घर बनाना और घर मुकम्मल कर पाना एक नामुमकिन सी चीज हो गई है हम्म, इस दौर में। तो घर एक नामुमकिन जगह है की पंक्ति वहां से सामने आई। जी, और वह दुख मेरा है, वह कविता मेरी है। जब तक दुख से, अपने दुख के साथ आप एक निजी रिश्ता कायम नहीं करेंगे, हम्म, जब तक आप अपने दुख को महसूसने का हक
दुनिया से नहीं मांगेंगे, उसको निभाएंगे नहीं दुख की तरह, तब तक आपकी कविता भी आपकी अपनी नहीं बनेगी। हम्म। अब फिर पता नहीं क्यों आज भवानी जी ही याद आ रहे हैं। एक पुरानी कविता है उनकी शाम पे, कि शाम तो शाम तब है जब शाम की तरह निभाई जाए। और हम्म। वही बात है दुख के साथ भी, कि दुख एक चीज है, उसको निभाना और उसके साथ न्याय करना, उसे महसूस करना दूसरी चीज है। और वही आपकी कविता का स्वर बनता है, वही आपकी कविता की मांस मज्जा में वही बसा हुआ होता है। तो जब तक आप अपना दुख आविष्कृत नहीं कर पाएंगे, आपकी कविता का फॉर्म भी कहीं ना कहीं आपसे छूटा हुआ रहेगा। तो ये एक तरह से कह लीजिए दुख पर अलग अलग किस्म के ये मेडिटेशन है, ये तीनों ही कविताएं। जी, नहीं, बहुत आपका जो सोच है बहुत रचनात्मक है। और यही रचनात्मकता आपकी कविताओं में जो एक गहराई है और जितना वो खींचती है अपनी तरफ, वो एहसास की गहराई है जिसकी वजह से उसमें एक मुकम्मल रूप आ पाता है। जी जी। 100 में कुछ बहुत बारीक ऑब्जर्वेशंस हैं। अन्नप्राशन, स्टेशनरी परिवर्तन, पोस्ट ऑफिस, रफी साहब वो नहीं रहा। परिवर्तन में आप अपनी बेटी और उसकी माँ वाली बॉन्डिंग अपने और अपनी माँ के बीच पाना चाहते हैं। आप लिखते हैं रफी साहब की बदौलत बिखरा हुआ मुल्क हिंदुस्तान है। तो मुझे लगता है ये जो आपके अभी आपने दुख का जो समझाने का प्रयास किया, ये उसी का एक्सटेंशन है, मुझे लगता है ये सवाल। जी जी। जिस तरह से देखिए दुख है कविता की, एक तरफ से दुख कविता को पोषित करता है, तो वहीं आस्था भी एक चीज होती है कि आप यकीन भी करना चाहते हैं। जी। आप और यकीन किस में करना चाहते हैं? आप यकीन किसी विचारधारा मात्र में नहीं, यकीन आप जो मानवीय संबंध हैं, सूक्ष्म प्रतिदिन की स्थितियां हैं, चाहे परिवर्तन कविता का आपने जिक्र किया, या सुबह सुबह उठ करके मोहम्मद रफी को सुनना है, वो गीत एक के बाद एक आपको प्रेम में, साहचर्य में, समुदाय में, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके प्रति आपका यकीन बढ़ता है, आपके भीतर विश्वास पैदा होता है। और माँ भी एक ऐसा ही यकीन है जीवन का, जिस आप बार बार इस शब्द में और इससे जुड़ी सत्ता में यकीन करना चाहते हैं। भले ही आप उससे कुछ दूर छिटक जाएं, भले ही समय के साथ आप बहुत सारी और चीजों में मुब्तला हो जाएं। तो एक तरह से कह लीजिए कि माँ का ये मेरे जीवन पर प्रभाव भी रहा है। और चाहे माँ हो चाहे ननिहाल हो, नाना के बारे में जब मैं सोचता हूँ, हम्म। रामजी पांडे मेरे नाना थे, जी। जी। जिन्होंने अ, कविता के संस्कार तो एक तरह से, इसलिए इस तरह से कहिए तो दोनों ही तरफ से हाँ, केवल, महादेवी जी के यहाँ से भी आए हैं। तो ये सारी चीजें भी मैं हमेशा, तो माँ भी एक तरह से कविता की एक दूसरी धारा लेकर के आई। हम्म। और जब मैं परिवर्तन कविता लिख रहा था, तो जिस तरह से एक बेटी अपनी माँ को देखती है, जो मेरी पत्नी है, और वो भी उतनी ही रुचि रखती हैं कविता में और संगीत में, और उनका उनका उनकी रुचि लिखने में नहीं है, सुनने में, और एक श्रोता की जो उपस्थिति होती है, जो एक जी। वार्मथ होती है, वो हम्म। मिलती है। तो जिस तरह से मेरी पत्नी के नाम पल्लवी है, तो जिस जी। तरह से मैं पल्लवी और चिया को देखता था, तो हम्म। मैं सोचता था कि एक तरह से अ, बेटी अपनी माँ को जैसे रच रही है। हम्म। अ, माँ ने तो रचा ही है बेटी को, लेकिन अपने स्नेह से, छोटी छोटी चीजों से, तो वो आपको प्रेरणा देता है कि आप भी जीवन के जो संबंध हैं, परिवार के जो संबंध हैं, उनको उसी तरह से आप उसी मुलायमियत के साथ आप वापस लौटिए उन पे, उन्हें रिविजिट करिए, उन्हें पुनर्रचित करिए एक तरह से। जी। तो ये जैसे शुरुआती कविताएं जिनका आपने जिक्र किया, हम्म। अगर वो कहीं ना कहीं दुख से वाबस्ता थी, हम्म। तो ये जो कविताएं हैं इनमें कहीं ना कहीं उस यकीन की तलाश है, उस आस्था की तलाश है कि जी। वो खोए ना, वो बना रहे।
ये अन्नप्राशन कविता भी आपकी बहुत जी खूबसूरत कविता है। उसमें वो छोटे बच्चे के जो रिएक्शंस हैं, जो जी उनका इतना बढ़िया सारा उसका वर्णन है, उसके जी मार्फत जैसे कहते हैं कभी-कभी कि जो नया जन्म होता है तो उसमें पुराने जन्म के इम्प्रेशंस होते हैं। तो जी वो सारा जो वो सारी चीज़ों के जो रिएक्शंस दे रहा है, जो पूरे संस्कार हो रहे हैं अन्नप्राशन के अंतर्गत, बहुत जी सुंदर ऑब्जर्वेशन है उसके अंदर। अच्छा जी स्वामी जी, एक बात मैं जी कहूँगी कि अभी तक आपकी कविता पंक्तियाँ सिर्फ मैंने ही पढ़ी हैं। आप कुछ सुनाना चाहें, कुछ लाइन सुनाना चाहें तो ज़रूर सुनाएँ अपनी कविता की। जी, आपने चूंकि मेरी बेटी का जिक्र किया, जी, तो और जिस कविता का आपने उल्लेख किया, मैं वही कविता सुना देता हूँ। जी, परिवर्तन का आपने उल्लेख किया अभी, तो मैं परिवर्तन ही सुनाता हूँ। जी। कविता का शीर्षक है परिवर्तन। अपनी माँ में हल्का सा भी बदलाव पकड़ लेती है हमारी बेटी। थोड़ी सी बड़ी बिंदी, कानों में नए झुमके, कपड़ों की सलवटें तक, कुछ भी नहीं छिपता उसकी आंखों की छुअन और देखती हुई उंगलियों से। हुँ, मैं सोचता हूँ इतने बरस बीत गए, कितना कुछ जुड़ा बीता मेरी माँ में। चेहरे से लेकर आवाज तक, स्वप्न से लेकर स्मृति तक, समय तागता रहा नई नई परतें, पर कब समझ पाया मैं। मुझे भय होता है माँ के एकाएक बिखर जाने से, क्योंकि मैं कभी नहीं देख पाया उसका धीमे धीमे बदलना। पर बड़ी होती हमारी बेटी चिन्हती रहेगी अपनी माँ में होते परिवर्तन, पढ़ती रहेगी हमें, सुधारती रहेगी हमारी जिंदगी का सुलेख। उसे देखते हुए मैं फिर से पढ़ जाना चाहता हूँ माँ को, उसी तरह आंखों की छुअन और देखती हुई उंगलियों के सहारे, ब्रेल लिपि की तरह। बहुत खूबसूरत है। और अंतिम लाइन में ब्रेल का ज़िक्र तो बिल्कुल जैसे जी लगता है कि इससे ज़्यादा इसकी पराकाष्ठा कुछ हो नहीं सकती थी। जी वही स्पर्श धन्यवाद। का पूरी दुनिया खड़ी हो जाती है और जी पूरी दुनिया रोशन हो जाती है ब्रेल लिपि के थ्रू। जी तो सही बात है। जी 100 में बहुत कठिन और कड़े प्रश्न है कुछ आपके व्यवस्था से। कितना बहुत होता है एक कविता में, इसका जिक्र मैं कर रही हूँ। जी कितना बहुत होता, कितना पल पल की कीमत होती है समझा, पर क्या हमारे इतिहास में वेटिंग चार्जेस नहीं होते। इसी तरह की एक और कविता है खतरा है। खतरा है अट्टहास को आस से, खतरा है सभ्यता को इतिहास से, धर्म को विश्वास से, खतरा है आत्मनिर्भरता को आत्म से, जिनको खतरा है उनसे खतरा है। तो जी सौम्य, आप क्या कहना चाहेंगे इन सवालों के बारे में जो आपने पूछे हैं इसमें? नीलम जी, देखिए कविता तो चाहे यह काल हो या कोई और काल रहा हो, कविता की सार्थकता तो एक तरह से प्रतिपक्ष होने में ही है। सही। और तो कविता तो कहीं ना कहीं अपनी ऊर्जा, अपनी नैतिक शक्ति और अपना वेग वहीं से ग्रहण करती है। हम्म। तो ये सवाल तो देखिए इस तरह के सवाल हैं, पहले ही जैसे मैंने जिक्र किया कि एक शिक्षक के तौर पर मेरा अनुभव जो है वो एक लेखक के तौर पर मेरे अनुभव से पूरी तरह से गुत्थम गुत्था है और उसे अलग करके देख पाना संभव नहीं। और मैं समाजशास्त्र पढ़ाता रहा हूँ लंबे समय से, हम्म। करीब 10 साल हो गए हैं मुझे पढ़ाते हुए विभिन्न संस्थानों में। हम्म। तो ये इस तरह के सवाल हैं, इस तरह की बेचैनियां हैं जो क्लासरूम से लेकर के घर तक, सड़क से लेकर के संस्थान तक, बहुत जगह इस तरह के सवालों से आप दो चार होते रहते हैं। हम्म। चाहे वह आंदोलनों में हिस्सेदारी हो, या बच्चों को पढ़ाना हो, या किसी ऐसे टेक्स्ट को पढ़ना हो जो कि चुनौतीपूर्ण सवाल खड़े करता हो, हमेशा आप इन इस तरह के सवालों से घिरे रहते हैं। हम्म। और खास कर कि जब से आप कोविड महामारी की शुरुआत हुई जी। और सारी दुनिया एक अलग किस्म की जकड़बंदी में फंस गई, हम्म। जो कि केवल महामारी से ही जुड़ी हुई नहीं थी, महामारी के साथ हमारे अन्य पूर्वाग्रह, हमारी दबी छुपी कुंठाएं, बहुत सारी सामाजिक असमानताएं
सर उठाने लगी। तो मान लीजिए कि जैसे महामारी एक बहाना थी और सारी किस्म की महामारियों के उठ पड़ी उस महामारी का बहाना लेकर के। तो इस तरह के सवालों को चाहे वह सत्ता से सवाल हो, चाहे समाज से सवाल हो, चाहे अपने आप से सवाल हो, चाहे अपने परिवार, अपने मित्रों से ही क्यों ना इस तरह के सवाल हों, लेकिन कविता कोई जवाब तो नहीं दे सकती, लेकिन कम से कम सवाल उठाना प्रश्न, उसका धर्म है। हाँ, प्रश्न पूछने में पीछे ना रहे। जी जी। और प्रश्न पूछने में भी प्रश्न जिस तरह से मीडिया में पूछे जाते हैं या जिस तरह से आप सामान्य ढंग के प्रश्न उठा लेते हैं, उस तरह से नहीं। प्रश्नों की जो प्रश्नाकुलता है उसको रेखांकित करते हुए उनके भीतर का जो गुस्सा है, उनके भीतर की जो बेचैनी है प्रश्नों के भीतर की, उसे उभारते हुए अगर कविता उन्हें प्रस्तुत करे तो वह एक तरह से प्रश्नों की इयत्ता को स्थापित करती है। सही तो बात है। यह प्रश्नात्मकता तो कविता की जान होती है। तो वो तो तमाम तरह के जो इमोशंस हैं, तमाम तरह की जो संवेदनाएं हैं, उनके साथ इस तरह के प्रश्न भी मुझे लगता है कविता में रहेंगे ही और रहते ही हैं। जी। मुझे याद आता है जिस तरह से आपने मेरे बाबा उमाकांत मालवीय का नाम लिया, तो जिस तरह से उनका नवगीत संग्रह था सुबह रक्त पलाश की, जिसमें इस तरह के सवाल नवगीत के फर्मे में, नवगीत के फॉर्म में उठाए गए थे और एक के बाद एक गीत एक नई दीवार तोड़ता हुआ, एक नई जमीन तोड़ता हुआ, न केवल उस समय तत्कालीन सत्ता से, बल्कि समाज से और समाज के भीतर पसरी हुई संस्कृति से भी जिस तरह सवाल पूछ रहा था, तो वह प्रेरणा हमेशा से रही है। फिर चाहे वो बाबा के गीत रहे हों, मेरे पिताजी के गीत रहे हों, या मेरे चाचा वसु मालवीय की कहानियां रही हों, और या अंशु मालवीय जो मेरे चाचा हैं उनकी कविताएं रही हों, या बहुत सारे ऐसे लोग जो लिखते रहे। मैंने कई बार इस इंटरव्यू में भवानी प्रसाद मिश्र जी का जिक्र किया, तो त्रिकाल संध्या की कविताएं जिस तरह रही हों, ये सारी कविताएं जो हैं वो एक तरह से कह लीजिए कि प्रश्नों का तर्कश है। और ये आप किसी एक व्यक्ति पर नहीं छोड़ रहे, बल्कि जितना ये आप सामने छोड़ते हैं, यह तीर आप अपने आप पर भी छोड़ते हैं। तो इस तरह की कविताएं तो कह लीजिए कि मेरे लिए एक सहज स्वभाव रहा है मेरा, कि इस तरह के सवाल पूछे जाएं और लिखे जाएं इनके बारे में। तो अभी तक तो हम आपकी कविताओं पे चर्चा कर रहे थे सौम्य। कवि होने के साथ साथ आप समाजशास्त्री हैं, अभी आपने बताया। इसके अलावा मुक्तिबोध से जुड़े 2 प्रोजेक्ट्स पर आप काम कर रहे हैं। तो पहले बात करेंगे गणित में आधुनिकता विषय पर आपके शोध की। तो इसकी भावभूमि क्या है, इस बारे में बताइए कुछ। देखिए, मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था तो मैं गणित का विद्यार्थी था, और उसके बाद मैं गणित से समाजशास्त्र की तरफ शिफ्ट हुआ, और उसके बाद मेरा एमफिल और पीएचडी सारी समाजशास्त्र में रही। तो जैसे आप कला की बात करते हैं, तो कला के क्षेत्र में जब आधुनिकता की बात होती है तो कला की स्वायत्तता और उसके आत्मचेतस हो जाने की बात होती है। जैसे हम पेंटिंग की बात करते हैं तो हम 20वीं सदी की शुरुआत में कहते हैं कि कला अपने माध्यम में स्वायत्त और अपने चिंतन में बहुत ही आत्मचेतस हो गई थी, पेंटिंग की कला। तो उसी तरह से गणित में आधुनिकता का भी यही तात्पर्य लिया जाता है कि गणित जब ज्यादा आत्मचेतस रूप में किया जाने लगा और इस पर विचार बढ़ता गया कि गणित का कच्चा माल क्या है, ये सिंबल्स क्या काम कर रहे हैं, ये विभिन्न तरह के सिद्धांत जो हैं, क्या वो किसी परिपाटी में बुने हुए हैं या कि अलग थलग पड़े हुए हैं, क्या वे केवल संज्ञान पे निर्भर हैं या उनकी एक विशुद्ध व्याख्या की जा सकती है, वगैरह वगैरह सवाल गणित की आधुनिकता से संबद्ध थे, जबकि गणित का दर्शन और गणित का अध्यापन पूरी तरह से बदल गया था। लेकिन मैं जो काम कर रहा हूं वो उसमें गणित की इस आधुनिकता को आलोचनात्मक दृष्टि से देख रहा हूं,
और यह दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि गणित की आधुनिकता कला की आधुनिकता की तरह ही समाज और संस्कृति से संबद्ध थी। जिस जी। तरह कला की आधुनिकता की कलावादी व्याख्या हो सकती है और कह सकते हैं कि वो समाज और संस्कृति से मुक्त हो गई थी, हम्म। उसी तरह से गणित की आधुनिकता की भी गणितवादी व्याख्या लोग करते हैं कि गणित पूरी तरह से समाज से निरपेक्ष और अपने आप में स्थित एक सत्ता है। मेरा काम इस दिशा में है कि मैं यह कोशिश करूं, यह दिखाने की कोशिश करूं कि किस तरह गणित भी कला की तरह समाज और संस्कृति सापेक्ष होता है। किस हम्म। तरह गणित की आधुनिकता के जो प्रमुख किरदार रहे हैं, हम्म। जो गणितज्ञ, उनका राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन पूरी तरह से उनके गणित में भी प्रतिबिंबित हुआ है। तो जी। मैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं, चाहे जैसे फ्रेंच बहुत सारे मैथमेटिशियंस हैं, हम्म। या अगर आप ब्रिटेन की बात करें तो जैसे एलन ट्यूरिंग हैं, इस तरह बहुत सारे और गणितज्ञ हैं जिनके काम को मैं पढ़ता हूँ, पढ़ने की कोशिश करता हूँ और उनकी गणितीय विवेचनाओं के भीतर सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभावों को देखने की और दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो गणित का शोध मेरा एक तरह से आप कह लीजिए कि उसकी समाजशास्त्रीय व्याख्या करने की सही कोशिश से बात है, जुड़ा हुआ सही। है। ये कि वह एक स्वतंत्र और अमूर्त व्यवस्था नहीं है, समाज और संस्कृति से बहुत गहरे से निबद्ध है। हाँ, हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना एक जीवन का गणित। जी, तो हमारा जीवन गणित से बाहर नहीं है और जी। गणित भी समाज से तो बाहर इसको नहीं मैं है। कह दूं कि मैं, हाँ, जीवन का गणित और मैं गणित का जीवन जो है उसके ऊपर मेरा अध्ययन है। जी। जी, जी। चलिए, ये तो बहुत अच्छी और आधुनिक जो एक सोच की प्रक्रिया है ना कि आप जितने आयाम निकाल सकते हो, वरना जी, तो जड़ गणित जो होता है उससे तो जी, बच्चे जी। बहुत जल्दी ऊबने और भागने लगते हैं। जी, जी। तो जो ये भी कोशिश है मेरी ये देखने की जी। कि उस जड़ गणित की जो धारणा है या उस जड़ गणित की जो परिपाटी है, वो कहाँ से विकसित होती है और क्यों और क्या वजहें रही कि वो समाज में इस कदर व्याप गई। और जो गणित में मतलब ये जीवंतता ले आते हैं, वो फिर उसे कविता की तरह महसूस करने लगते हैं। बिल्कुल, 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 सही बिल्कुल। बात। जी, गजानन माधव मुक्तिबोध की जी, मृत्यु से पहले श्रीकांत वर्मा ने उनकी एक साहित्य की डायरी प्रकाशित की थी सौम्य। जी, अपनी इस डायरी में मुक्तिबोध ने लिखा है, हमें जी, अपने को विद्यार्थी मानकर चलना चाहिए, कॉलेज या विश्वविद्यालय का नहीं बल्कि प्राइमरी पाठशाला का, जी, जिसके हाथ में स्लेट पट्टी होनी चाहिए, जिस पर लगातार लिखना, फिर मिटाना, फिर लिखना, ये प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहनी चाहिए। तभी जी, हम अपने युग के वास्तविक सत्य को पकड़ पाएंगे। जी। हिंदी साहित्य के समाज इतिहास पर एक और शोध योजना के तहत आप मुक्तिबोध की इसी एक साहित्य की डायरी का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे हैं। जी कैसा चल रहा है ये काम और किन चुनौतियों से दो चार हो रहे हैं सौम्य मालवीय? जी, ये काम अच्छा चल रहा है। काम अभी हालांकि काफी शुरुआती स्टेजेस पे है। मैंने एक साहित्यिक की डायरी के 3 जो डायरियां कह लीजिए, लेख कह लीजिए, उनका अनुवाद पूरा कर लिया है हम्म। और इनमें से 2-1 अनुवाद छप भी चुके हैं अलग-अलग जगहों पर। मुक्तिबोध के पर लिखने की जो आकांक्षा थी या मुक्तिबोध पर काम करने की जो ख्वाहिश थी, उसकी शुरुआत बहुत साल पहले हुई। मेरे बहुत ही परम मित्र, गुरु, अ, एक तरह से कह लीजिए सब कुछ, जिनसे मैं बहुत संवाद भी करता था, प्रतिष्ठित इतिहासकार प्रोफेसर लाल बहादुर वर्मा, जो अभी हाल में ही नहीं रहे कोरोना के बाद। उनके घर मैंने पहली बार मुक्तिबोध को सुना था। कोई उनके घर पर बैठ कर के पाठ कर रहा था हम्म। और उनसे वो मेरे काम के बारे में अक्सर बहुत लंबी चर्चाएं किया करते थे और उन्होंने कभी इस तरह का जिक्र छेड़ा था कि मुक्तिबोध पर एक अ, थोड़ा गैर साहित्यिक दृष्टि से, मतलब केवल आलोचना आलोचना नहीं, हम्म। वो उस तरह की चीजें तो बहुत लिखी गई हैं, हम्म। लेकिन एक तरह से एक दूसरी दृष्टि से, एक एंथ्रोपोलॉजिकल दृष्टि से मुक्तिबोध पर काम होना चाहिए, नहीं हुआ है आज तक।
तो जब मैंने उनसे कहा था कि मैं ऐसा करना चाहूँगा, तो वो बहुत ही ज़्यादा रोमांचित हो गए थे इस प्रस्ताव पे। और फिर इतने साल उनसे लगातार चर्चा होती रही, हुँ, लेकिन कभी ऐसा संयोग बना नहीं। हुँ, उनके प्रोफ़ेसर लाल बहादुर वर्मा जी के नहीं रहने के बाद मुझे लगा कि उनकी स्मृति में ही सही, पर ये काम मुझे उठा लेना चाहिए। जी, तो मैंने अनुवाद का काम तो उठाया ही, साथ ही एक तरह से मुक्तिबोध के जीवन और कृतित्व पर एक तरह का मोनोग्राफ लिखने का भी विचार बनाया, अच्छा, जो कि बहुत सारे ऐसे विषयों पर केंद्रित रहे जो अक्सरहा हम मुक्तिबोध की जब चर्चा करते हैं तो उन्हें छोड़ देते हैं, जैसे कि विज्ञान हो गया। और हुँ, मुक्तिबोध की कविताएं जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि अ, विज्ञान और गणित की उसमें बहुत चर्चा है, हुँ, मुक्तिबोध की कविताओं में, उनके साहित्य में। और केवल चर्चा इस संदर्भ में नहीं है कि वे विज्ञान या गणित के बारे में बात कर रहे हैं, बल्कि गणितीय और वैज्ञानिक अवधारणाओं को उन्होंने कविता और कवितात्मक अ, मुहावरे गढ़ने में उनका इस्तेमाल किया है। जी, तो एक तरह से कविता के अंतस में व्यापा हुआ है विज्ञान और गणित, अगर आप मुक्तिबोध को पढ़ें। तो इसी प्रयास से मैंने मुक्तिबोध की तरफ रुख किया। और हालाँकि ये जटिल काम है, क्योंकि इसमें जो उपलब्ध मटेरियल है वो ज़्यादातर केवल लिटरेरी क्रिटिसिज़्म तक सीमित रहता है। जी। और उन्हें और किसी उसमें भी एक सीमित सोच भी शामिल है। ऐसे हाँ, बहुत कम उदार लोग हैं, हाँ, जैसे शमशेर बहादुर सिंह, उनके साथ बहुत नज़दीकी रहा उनका जी, मेल-जोल, तो उन्होंने जिस एक पूर्णता देनी चाहिए ना, कि हुँ, वो हुँ, सोचते क्या थे, वो लिखते क्या थे, उनका प्रोसेस क्या था, हाँ, ऐसी हाँ। चीज़ें आपको बहुत कम मिलेंगी। जी, जी, जो हुँ, और इसका एक तरह की इस तरह की इंटीमेट, जिसे आप आलोचना कहें या एक तरह से इंटीमेट स्टडी की जब आप बात कहें, हुँ, तो वो बहुत सारी हुई हैं। विदेशों में तो उसके बहुत से उदाहरण हैं। हुँ, जैसे एक बहुत महान लिंग्विस्ट थे रोमन याकूब्सन, उनका एक बहुत ही सुंदर निबंध है मायाकोव्स्की के जीवन पे। जी। मायाकोव्स्की के जीवन और कविता को एक तरह से एक बहुत ही अलग दृष्टि से, जो केवल आलोचना दृष्टि नहीं है, से पढ़ने का प्रयास उन्होंने किया है। इसी तरह से बहुत सारे छोटे-छोटे मोनोग्राफ हैं, वर्जीनिया वुल्फ पर हैं जिस तरह से। तो इस तरह की चीज़ें आप हमारे यहाँ लेखकों के ऊपर उस तरह की किताबें नहीं लिखी जाती हैं, लिखने का हुँ, चलन नहीं रहा है। तो मेरी इच्छा थी कि थोड़ा-सा जो मेरा अपना स्पेशलाइज़ेशन है, हुँ, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, हुँ, उनमें जो चीज़ें हैं जिनको मैंने पढ़ा, जिनको मैंने जाना, उनसे जोड़ते हुए अगर मुक्तिबोध तक एक पुल बनाने की कोशिश की जाए, तो शायद इस तरह की रीडिंग और लोगों के लिए भी किसी तरह की का मतलब रखे, वे भी इसे पढ़ना चाहें। तो एक तो ये, और दूसरा अनुवाद का काम, क्योंकि एक साहित्यिक की डायरी भी एक ऐसा टेक्स्ट है जो कि केवल डायरी नहीं है, उसकी एक पेडागॉजिकल वैल्यू भी है। हुँ, वैसा लग रहा है जैसे मुक्तिबोध यह बताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि एक मुक्तिबोधीय कविता क्या है। तो उसका जो विमर्श है डायरी में, जी, उससे जिस तरह से रखा गया है और जिस तरह से उसका फॉर्म है, मुझे हमेशा उसको पढ़ते हुए दोस्तोयेव्स्की की डायरीज़ की याद आई कि वो डायरीज़ भी कुछ इसी तरह और कुछ इसी भाव से लिखी गई हैं। वह भी प्रतिदिन का लेखा-जोखा ना हो कर के हुँ, एक बहुत ही अलग दृष्टि से साहित्यिक और एस्थेटिक क्वेश्चंस पर विचार करते हुए लिखी गई डायरी है। जी, तो जी, वैसे ही मुक्तिबोध की डायरी भी थी। तो जी, अनुवाद और एक तरह से एक मोनोग्राफ पर काम करना, इसकी शुरुआत, ये अभी भी शुरुआती स्टेजेस में है, लेकिन हुँ। ठीक चल रहा है। चलिए, तो बहुत ही खुशी की बात इसलिए है कि एक चोटी के बाद कोई रुकता नहीं है जब तक शिखर ना हासिल हो जाए। तो मुक्तिबोध की चुनौतियाँ जो हैं या उनकी जटिलताएँ, वो आपको एक तरीके से नए रास्ते खोलती जा रही हैं आपके लिए, आगे बढ़ने के लिए, और ये उस महान लेखक को, एक बार महान कवि को ठीक-ठीक पहचानने के लिए बहुत मददगार होगा, ऐसी तो मेरी पूरी उम्मीद है आपसे। जी, मैं भी उम्मीद करता हूँ। मुझे लगता है कि जो चुनौतियाँ हैं वो बहुत ही उनमें एक तरह का इन्विटेशन है
हाँ, क्योंकि आप अगर आमंत्रण, जी बिल्कुल। मुक्तिबोध की भाषा भी देखिए अगर, हम्म, तो वह किस तरह से जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं मराठी भी सीख लूँ, हम्म, तो वो एक तरह से हिंदी, मुक्तिबोध की हिंदी एक तरह से मराठी की जमीन पर पैदा हुई और पल्लवित हुई हिंदी है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उस भाषा को भी समझूं हम्म, और उन विचार सरणियों को भी समझने की कोशिश करूं जो मुक्तिबोध में यहाँ वहाँ झलकती हैं। तो जी वो चुनौतियां तो हैं, लेकिन उनका अपना मजा है उनमें, बिल्कुल उनके बिल्कुल। साथ एंगेज करने का। जी चुनौतियां ना हो तो फिर उपलब्धियों का आनंद ही क्या। जी जी। तो सौम्य, बहुत तो बधाई और शुभकामनाएं। जिस तरह आप कविता के अपने कौशल को नए नए आयाम दे रहे हैं, चलते चलते आपकी कविता स्टेशनरी की अपनी पसंद की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगी। जी मुक्तिबोध की स्लेट पट्टी के समानांतर मुझे याद आता है आपका पेंसिल बॉक्स। जी मेरे कद जितना पेंसिल बॉक्स, स्केल के तख्त पर सोया हुआ मैं, रबड़ का तकिया लगाए, बाहर गिर रही बर्फ, बीत रही उम्र, बुझ रहे अलाव, ये दुनिया एक पेंसिल बॉक्स से बाहर आई और उसी में लौट जाएगी। तो सौम्य मालवीय, जी बहुत धन्यवाद मन के मौसम को इतना समय देने के लिए। और अभी तो आप बहुत सारी दिशाओं में काम कर रहे हैं। अगली मुलाकात हम लोगों की बहुत जल्दी होगी। जी नीलम जी, बहुत बहुत आभार। आपने मुझसे बात की और यह समझा, ये सोचा कि मुझसे बात की जानी चाहिए, और बहुत अच्छे सवाल भी थे और बहुत आत्मीय थे। मुझे लगा ही नहीं कि किसी तरह का साक्षात्कार है, मुझे तो यही लगा कि एक सामान्य बातचीत हो रही है। और बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत आभार। नमस्कार।